देखिए सेक्शन 11 बात करता है स्टिपुलेशन ऑफ टाइम की। अब स्टिपुलेशन ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि सर ऐसा होता है कि देखिए जैसे मान लीजिए मुझे कोई चीज मंगवानी है, तो मैंने आपको बोला कि यार मुझे 7 दिन के अंदर वो चीज चाहिए। अब आप कहीं से भी लाके दो, तो प्रॉब्लम क्या होती है, स्टिपुलेशन ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पर हम समय का निर्धारण कर रहे हैं कि मुझे जो वस्तु, जो मुझे माल चाहिए वो कितने समय के अंदर चाहिए। ठीक है सर, हम उसको ऑलरेडी फिक्स कर रहे हैं, हम ऑलरेडी उसको डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी बाय द पार्टनर एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर, उस चीज को हम ऑलरेडी फिक्स कर रहे हैं। सो इन द पार्टनरशिप एक्ट हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, वी हैव डिस्कस्ड टिल सेक्शन 5। सेक्शन 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था सर, सेक्शन 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द टेस्ट टू डिटरमाइन, व्हाट इज द टेस्ट टू डिटरमाइन। सेक्शन 6 लिखिए प्लीज, सेक्शन 6 लिखेंगे प्लीज। What is the test to what is the test to determine the existence of partnership? What is the test to determine the existence of partnership? भागीदार के अस्तित्व का, भागीदार के अस्तित्व का अवधारण किस प्रकार किया जाएगा? भागीदार के अस्तित्व का अवधारण किस प्रकार किया जाएगा? भागीदार के अस्तित्व का अवधारण किस प्रकार किया जाएगा? रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, रियल रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, हमें ये चीज देखनी होगी। ठीक है सर, इसमें लिखिए, इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, sharing of profit is not partnership, sharing of profit is not partnership, sharing of profit, sharing of profit is not partnership। लाभों का अंश पाना ही, लाभों का अंश पाना ही भागीदारी नहीं माना जाएगा, भागों का अंश पाना ही भागीदारी नहीं माना जाएगा। आगे लिखिए, द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप was laid in the case of, the true test of partnership was laid in the case of, was laid in the case of, was laid in the case of, the true test of partnership was laid in the case of। भागीदारी के अस्तित्व का उदाहरण करने के लिए, भागीदारी के अस्तित्व का उदाहरण करने के लिए न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय, न्यायिक निर्णय कॉक्स वर्सेस हिकमैन। In the case of Cox versus Hickman, Cox versus Hickman, the court held that, न्यायालय ने अवधारित किया कि, न्यायालय ने अवधारित किया कि, न्यायालय ने अवधारित किया कि that partners are mutual agent of each other, that partners are mutual agent of each other, that partners are mutual agents of each other, mutual agents of each other। भागीदार, भागीदार, भागीदार परस्पर अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, भागीदार परस्पर अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट ऑफ ईच अदर। इट मींस दैट बाय देयर ओन एक्ट, बाय देयर ओन एक्ट, इसका अर्थ ये है कि, इसका अर्थ ये है कि, इसका अर्थ ये है कि वह अपने कार्य से, वह अपने कार्य से, वह अपने कार्य से, वह अपने कार्य से फर्म को बाध्य कर सकते हैं। इट मीन दैट by their own act they can bind the firm, by their own act they can bind the firm, by their own act they can bind the firm। bind the firm। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, following persons are not considered as partner, following persons are not considered as partner। निम्नलिखित व्यक्तियों को, निम्नलिखित व्यक्तियों को भागीदार नहीं माना जाएगा, निम्नलिखित व्यक्तियों को भागीदार नहीं माना जाएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट जो भी हमारे यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन में जितने भी पॉइंट्स हैं हम इन सबको एक एक करके मैं आपको पॉइंट वाइज दिखा देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, such person who share the profit, such person who share the profit, such person who share the profit, who share the profit is not
ए पार्टनर, इज नॉट ए पार्टनर, वह व्यक्ति जो लाभों से अंश प्राप्त करता है, वह व्यक्ति जो लाभों से अंश प्राप्त करता है, वह भागीदार नहीं है, वह भागीदार नहीं है, वह भागीदार नहीं है। सेकंड पॉइंट लिखिए प्लीज। Wherever there is any contingent payment, wherever there is any contingent payment, wherever there is any contingent payment, जहां कहीं भी पक्षकार द्वारा समाश्रित रूप से किसी धन का संदाय किया गया हो, समाश्रित रूप से किसी धन का संदाय किया गया हो। थर्ड पॉइंट लिखिए, wherever any person has lended money, जहां कहीं किसी व्यक्ति को धन उधार दिया गया हो, चौथा लिखिए, remuneration to servant or agent, किसी सेवक या अभिकर्ता द्वारा पारिश्रमिक, पांचों पॉइंट लिखिए, any annuity to the widow or child of the deceased partner, किसी मृत भागीदार की विधवा या अपत्य को वार्षिकी के रूप में संदाय, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, शेयरिंग ऑफ गुडविल टू द प्रीवियस ओनर्स, पूर्वतन स्वामी को गुडविल या अंश के विक्रय के प्रतिफल स्वरूप। ठीक है सर, दीज आर द ऑल कंडीशंस टू इट। मतलब अगर सवाल ये आता है सर कि रियल टेस्ट क्या डिटरमाइन करने का, तो इसका सिंपल आंसर होता है दैट दे आर वर्किंग एज ए म्यूचुअल एजेंट, वो परस्पर अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। मतलब एक पार्टनर, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए इस केस ये एक लैंडमार्क जजमेंट है सर, मल्टीपल जुडिशरी में पूछा हुआ है, ठीक है, रियल टेस्ट टू डिटरमाइन पार्टनरशिप। अब क्या होता है सर, मान लीजिए ए, बी और सी, अगर एक मान लीजिए किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहा है, तो ये थर्ड पार्टी से जो डीलिंग हो रही है, तो ये ए अपने कार्य से सबको बाइंड कर सकता है। ठीक है सर, मान लीजिए ए ने फर्म के नाम पर अगर पैसा लिया है, तो ये जो थर्ड पार्टी है ये बी से भी पैसा मांग सकती है, सी से भी पैसा मांग सकती है। तो मतलब एक पर्सन सबको बाइंड कर सकता है। दिस इज रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के अंदर रियल टेस्ट आपको समझना आना चाहिए कि रियल टेस्ट होता क्या चीज है, क्योंकि पार्टनरशिप बहुत इजी चीज है जो हम समझते हैं। नेक्स्ट लिखिए सेक्शन 7 पार्टनरशिप एट विल। आगे लिखिए such partnership where there is no provision for their determination ऐसी भागीदारी जहां पर्यवसान के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है। मैं और पहले भी बता चुका हूं आपको, जब कभी भी सर पार्टनरशिप एट विल होती है, स्पेसिफिक पार्टनरशिप है सर, एक है पार्टनरशिप एट विल, इच्छाधीन भागीदारी इसको कहते हैं हम लोग। एक है स्पेसिफिक पार्टनरशिप, विनिर्देश भागीदारी। तो ये बात आप समझिए, जब पार्टनरशिप एट विल है, तो उस पार्टनरशिप एट विल के ऊपर आपको कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 14 ऑफ एसआरए कहता है कि वो सुविधाएं जिनका नेचर डिटरमिनेबल है, मतलब वो सुविधाएं जिनका
जो प्रव्यवसायन प्रकृति की है। इसका मतलब क्या है सर? अगर पक्ष देखिए, मान लीजिए कोर्ट ने स्पेसिफिक, मान लीजिए दो पार्टीज ने मतलब ये इन पार्टीज ने मिलकर, मान लीजिए इन 3 पार्टनर थे, इन पार्टनर ने मिलकर एक पार्टनरशिप एक्ट बिल बनाई। अब कल को ए और बी केस कर देते हैं अगेंस्ट सी कि सी अपना काम परफॉर्म करे, लेकिन पार्टनरशिप की नेचर अगर पार्टनरशिप एक्ट बिल है, सपोज कीजिए कल को कोर्ट ने सी को बोला कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट अगर किया है किसी काम को करने के लिए तो आप अपना पार्ट परफॉर्म करो। लेकिन अगर पार्टनरशिप एक्ट बिल है तो जैसे ही कोर्ट ने डिग्री पास करी, पार्टनरशिप एक्ट बिल होने की वजह से सी उससे बाहर निकल गया, तो फिर कोर्ट की मेहनत बेकार हो गई इस पूरे मामले में। तो इसलिए सर पार्टनरशिप एक्ट बिल पर कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, एंड दैट वुड बी वेरी स्पेसिफिक टू इट। प्लीज आगे लिखिए, आगे लिखिए, आगे लिखिएगा इसमें। इन द केसेस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट बिल, इच्छाधीन भागीदारी में, इन द केसेस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट बिल, पैराग्राफ में लिखना, इन द केसेस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट बिल, इच्छाधीन भागीदारी में, इच्छाधीन भागीदारी में, इच्छाधीन भागीदारी में, इन द केसेस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट बिल, द कोर्ट शैल नॉट ग्रांट, द कोर्ट शैल नॉट ग्रांट, द कोर्ट शैल नॉट ग्रांट एनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में न्यायालय 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 संविदा के पालन के लिए, न्यायालय संविदा के पालन के लिए, न्यायालय संविदा के पालन के लिए संविदा के पालन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट रूप से बाध्य नहीं कर सकता, विनिर्दिष्ट रूप से बाध्य नहीं कर सकता, विनिर्दिष्ट रूप से बाध्य नहीं कर सकता। डायरेक्ट में लिख दीजिएगा सेक्शन 14 एसआरए, सेक्शन 14 एसआरए, धारा 14 एसआरए, धारा 14 एसआरए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए प्लीज, सेक्शन 8 लिखिए, स्पेसिफिक पार्टनरशिप या फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, विशिष्ट भागीदारी, विशिष्ट भागीदारी, इसमें लिखिए wherever any person is partner only for, wherever any person is partner only for, wherever any person is partner only for, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति, जहां कहीं भी कोई व्यक्ति केवल 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 निम्नलिखित के लिए भागीदार है, केवल निम्नलिखित के लिए भागीदार है, ओनली फॉर, पॉइंट नंबर ए पर्टिकुलर एडवेंचर, पर्टिकुलर एडवेंचर, पॉइंट नंबर बी किसी विशिष्ट प्रोद्यमों के लिए, किसी विशिष्ट प्रोद्यमों के लिए, पॉइंट नंबर 1 किसी विशिष्ट प्रोद्यमों के लिए, और फॉर अंडरटेकिंग, और फॉर अंडरटेकिंग, और फॉर अंडरटेकिंग किसी उपक्रम के लिए, किसी उपक्रम के लिए, किसी उपक्रम के लिए, किसी उपक्रम के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए मैंने एक बिल्डिंग बना, मेरे को एक बिल्डिंग बनानी है, सो मैं पार्टनर बनाऊं किसी एक ऐसे आदमी के साथ में, मैंने उसको ऑलरेडी बोला है देख अपन पार्टनर है फॉर दैट स्पेसिफिक बिल्डिंग ओनली, हम इस बिल्डिंग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक बिल्डिंग का प्लान डेवलप किया, मैंने बोला कि 5 स्टोरी की एक बिल्डिंग बनेगी, मतलब 5 मंजिल की एक बिल्डिंग बनेगी, और हम 3 पार्टनर है ए बी और सी, तो इसको बोलते हैं पर्टिकुलर एडवेंचर, पर्टिकुलर एडवेंचर। या फिर कोई अंडरटेकिंग दे रहा हूं मैं, अंडरटेकिंग मतलब कि भाई मैं किसी काम को करने के लिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेम फील्ड का कोई काम करने के लिए, जैसे मैं बोल सकता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को बोल दिया, ठीक है, मान लीजिए ठेकेदार को बोल दिया मैंने कि जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई होगी ये आपसे ही करनी है मुझे, ठीक है ना सर। हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। मैंने बोला सर जो भी उसका खर्चा पड़ेगा वो मैं आपको अश्योर करता हूँ। आपको बिल्डिंग मटेरियल खरीदनी है तो सर सैनिटरी की चीज कौन सी आएगी, आप जो ब्रिक्स मंगाओगे वो कहाँ से मंगाओगे, सीमेंट कौन सी कंपनी का मंगाओगे, ये सब आप जितना भी मंगाओगे ये फर्म के बिहाफ पे मंगा रहे हो। तो मान लीजिए किसी ठेकेदार की कंस्ट्रक्शन कंपनी, मैंने उससे पार्टनरशिप करी कि जितना भी मेरे यहाँ पे मेल बिल्डिंग मटेरियल लगेगा वो आपको करने का है, तो पर्टिकुलर अंडरटेकिंग वो एक अंडरटेकिंग है और ये एक एडवेंचर है, ठीक है सर। आगे लिखेंगे प्लीज, आगे लिखेंगे प्लीज। चैप्टर 3 बात करता है रिलेशन ऑफ पार्टनर टू द वन अनदर, मतलब ऐसा होता है कि एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर से क्या संबंध हुआ, इसके बारे में चैप्टर बात करता है।
ये चैप्टर बात करता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, ये जो भागीदार होते हैं उनके क्या अधिकार हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए प्लीज इसके ऊपर एक, व्हाट आर द वेरियस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, व्हाट आर द वेरियस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, व्हाट आर द वेरियस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, व्हाट आर द वेरियस राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, अब हम पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज को बहुत स्पेसिफिक तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सवाल लिखिए, भागीदारों के परस्पर अधिकार व कर्तव्य क्या है, भागीदारों के परस्पर अधिकार व कर्तव्य क्या है, अधिकार व कर्तव्य क्या है। इधर लिखिए राइट्स, इधर लिखिए प्लीज ड्यूटीज, कि क्या राइट्स है और क्या ड्यूटीज है पार्टनर्स के। ठीक है, क्या राइट्स है और क्या ड्यूटीज है पार्टनर्स के। ठीक है सर, दिस इज सेक्शन 12A, सेक्शन 12A एक एक करके लिखेंगे सर, ठीक है ना। पहला पॉइंट सेक्शन 12A, इधर हम अधिकार लिखेंगे, उधर हम कर्तव्य लिखेंगे। ठीक है, अधिकार और कर्तव्य, सेक्शन 12A, सेक्शन 12A, इसमें लिखिए राइट टू टेक पार्ट, लिखिए इसमें राइट टू टेक पार्ट in the conduct of the business, right to take part in the conduct of the business, right to take part in the conduct of business। हर भागीदार को कारोबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार होगा, हर भागीदार को कारोबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार होगा। इधर लिखिए ड्यूटी में पहली ड्यूटी लिखिए प्लीज, पहली ड्यूटी लिखिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टनर, सेक्शन 9 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, सेक्शन 9, it is a duty of partner, it is a duty of partner, it is a duty of partner that they must be just and faithful, that they must be just and faithful। ये भागीदार का कर्तव्य होगा कि, यह भागीदार का कर्तव्य होगा कि वह फर्म के प्रति, कि वह फर्म के कारोबार, इसलिए कि वह फर्म के कारोबार चलाने, कि वह फर्म के कारोबार चलाने तथा एक दूसरे के प्रति विश्वासपरायण और वफादार रहेंगे, विश्वासपरायण और वफादार रहेंगे। They are just and faithful towards each other and the firm, and give true account and full information, and give true accounts and full information, and give true accounts and full information तथा प्रत्येक भागीदार सच्चा लेखा और फर्म की पूरी जानकारी देने के लिए आबद्ध है, सच्चा लेखा और फर्म की पूरी जानकारी देने के लिए आबद्ध है, पूरी जानकारी देने के लिए आबद्ध है। तो सर यहाँ पे ड्यूटी क्या जाती है इसकी, सर एक तो फेथफुल रहे, दूसरा अकाउंट्स को पूरी तरह से डिस्क्लोज करें। दिस इज ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स। अब हम राइट्स एंड ड्यूटीज को सिमिलरली साथ साथ ही करेंगे, ठीक है सर, समझ में आ गया हम लोगों को कैसे इसका आंसर लिखना है। सेकंड पॉइंट लिखिए, प्लीज, सेकंड पॉइंट लिखेंगे सेक्शन 12C, सेक्शन 12C 12C में लिखेंगे प्लीज, धारा 12C, इसमें लिखिए डिसीजन शेल बी ऑन द मेजोरिटी बेसिस, डिसीजन शेल बी ऑन द मेजोरिटी बेसिस, फैसला बहुमत से किया जाएगा, सेकंड पॉइंट लिखिए इधर, एक ड्यूटी इधर की भी लिख लेते हैं, सेक्शन 10 धारा 10 लिखिए ड्यूटी में, सेकंड पॉइंट लिखिए सेक्शन 10 में, एवरी पार्टनर फॉर लॉस कोज बाय हिज फ्रॉड, एवरी पार्टनर फॉर लॉस कोज्ड बाय हिज फ्रॉड in conduct then indemnify the firm,
जहां कहीं भी जहां कहीं भी जहां कहीं भी भागीदार के कपट के कारण जहां कहीं भी भागीदार के कपट के कारण फर्म को हानि हुई है फर्म को हानि हुई है तो वह क्षतिपूर्ति करेगा फ्रॉड का मतलब वही है सर, यहाँ पर कपट का मतलब वही है जो अपने सेक्शन 17 में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रॉब्लम क्या होती है सर, ये समझिए, कोई भी पार्टनर जो होता है वो कभी भी छुपाता नहीं है कोई चीज को, लेकिन सर ऐसा होता है कि हर आदमी का नेचर है अलग। मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए लोग क्या करते थे कुछ तथ्यों को छुपा देते हैं। सपोज करो मैं एक बिल्डिंग बना के बेच रहा हूँ और बिल्डिंग में मैंने बोला कि मैं बिल्डिंग में आपको पार्किंग होगी, सेपरेट पार्किंग होगी, ऊपर एक स्विमिंग पूल होगा, ऊपर अलग से जिम बनाएंगे, कम्युनिटी हॉल होगा या थिएटर बनाएंगे या अलग से फिर हम फलाना 10 चीजें करेंगे। अब मान लीजिए किसी एक पार्टनर ने कोई चीज बोली है, अब कल को अगर केस हुआ तो फिर वो पार्टनरशिप फर्म खुद को उस पार्टनर से अलग कर सकती है कि आपने अगर फॉल्स प्रोमिसेस किए हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, तो कल को फर्म बोल सकती है इसने जो फ्रॉड प्रैक्टिस करी है उसका नुकसान हम नहीं भुगतेंगे। मान लीजिए किसी पार्टनर ने केस कर दिया पूरी टोटल फर्म के खिलाफ, तो फर्म खुद का डिफेंस ये लेगी कि देखिए उस एक पार्टनर ने अगर फ्रॉड बोला है तो इट डज नॉट मीन, उसका मतलब ये नहीं कि भाई हमारा फर्म झूठा है, उसने जो फॉल्स प्रोमिसेस किए हैं आपको, वो आपका कल को फर्म के अगेंस्ट कोई भी अगर ऑर्डर पास हुआ, कल को मान लीजिए फर्म को बोल दिया कि 50 लाख रुपए पे करो, आपने झूठ बोला इस पार्टी को, ठीक है ना सर, आपने पर्टिकुलर क्लाइंट को झूठ बोला, आपकी फर्म की तरफ से झूठ बोला गया, तो फर्म बोल सकती है इसमें कि जो ये जो पार्टनर है इसमें इस पार्टनर की मिस्टेक है, ये पार्टनर क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा, ये पार्टनर इंडेमिफाई करेगा टू द फर्म। ठीक है सर, थर्ड पॉइंट लिखेंगे प्लीज। थर्ड राइट क्या होता है? सेक्शन 12D, सेक्शन 12D, धारा 12D, इसमें लिखिए एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट the books of account, हर भागीदार को यह अधिकार होगा कि वह लेखे का निरीक्षण कर सकता है, हर अधिकार होगा कि वह लेखे का निरीक्षण कर सकता है, नेक्स्ट लिखिए प्लीज, इधर लिखिएगा सेक्शन 12B। ठीक है सर, क्योंकि इसके ए, सी और डी जो है राइट में है, लेकिन बी इसकी ड्यूटी है। 12B लिखिए, इट इज अ ड्यूटी ऑफ ऑल द पार्टनर दैट दे कैन एक्ट डिलीजेंटली। ये हर पक्षकार का कर्तव्य होगा कि वह कर्तव्यों का तत्परतापूर्व पालन करें, पालन करें। फोर्थ पॉइंट लिखिए प्लीज, चौथा पॉइंट लिखेंगे सेक्शन 13B, इसमें लिखिए wherever profit then share equally, धारा 13B में लिखिए चौथा, wherever profit they can share equally, जहां कहीं भी लाभ हुआ है, तो उसे समान रूप से अंश पाने का हक है। चौथा लिखिए सेक्शन 13B इसका चौथे में लिखिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टनर टू contribute equally for the losses sustained by firm।
फॉर द लॉसेस सस्टेन्ड बाय फर्म। यह कर्तव्य होगा कि यदि फर्म को हानि हुई है, यदि फर्म को हानि हुई है, यदि फर्म को हानि हुई है, यदि फर्म को हानि हुई है तो समांतर अभिदाय करे, तो समांतर अभिदाय करे। ठीक है ना सर। तो 13A का 13B में एक पॉइंट तो बोलता है प्रॉफिट अगर होगा तो इक्वली हम शेयर करेंगे, और अगर लॉस होगा तो हम इक्वली सफर करेंगे। ठीक है ना सर। ये तो एक राइट है, एक ड्यूटी है। ठीक है सर। अगला लिखेंगे पांचवा पॉइंट लिखेंगे 13C। 13C, wherever capital is invested, then entitled for interest, जहां कहीं भी भागीदार द्वारा स्वयं की पूंजी लगाई गई है, जहां कहीं भी भागीदार द्वारा स्वयं की पूंजी लगाई गई है, जहां कहीं भी भागीदार द्वारा स्वयं की पूंजी लगाई गई है, तो वह ब्याज पाने का हकदार होगा, तो वह ब्याज पाने का हकदार होगा, तो वह ब्याज पाने का हकदार होगा। आगे लिखिए, however this interest shall only be payable, however this interest is only be payable, however this interest is only be payable only out of profit, परंतु ऐसा ब्याज केवल लाभों में से ही संदेह होगा, परंतु ऐसा ब्याज केवल लाभों में से ही संदेह होगा। सपोज कीजिए फर्म को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कहीं तो किस बात का अपन किस बात का फिर भैया इनको वो देंगे। सपोज कीजिए अगर फर्म को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो फिर किस बात का हम लोग उसको रिम्यूनरेट करेंगे, हम लोग किस बात का उसको वो देंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट लिखिए पांचवा पॉइंट, सेक्शन 13A लिखिए। इसमें लिखिए नो पार्टनर शेल टेक रेम्यूनरेशन, नो पार्टनर शेल टेक रेम्यूनरेशन, नो पार्टनर शेल टेक रेम्यूनरेशन। धारा 13A में लिखिए नो पार्टनर शेल टेक रेम्यूनरेशन। भागीदार पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं होगा, भागीदार पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं होगा, भागीदार पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि पार्टनर बोले कि आई वांट टू विड्रॉ सैलरी वैलरी नहीं है सर। ठीक है ना सर। आपने डिसाइड किया कि हम लोग हर महीने प्रॉफिट से 10-10 हजार रुपए लेंगे, दैट इज समथिंग डिफरेंट थिंग। लेकिन ऐसा नहीं है दैट यू आर एंटाइटल्ड फॉर द सैलरी, क्योंकि पार्टनरशिप में आप सैलरी के लिए काम नहीं कर रहे हो, जो शुद्ध प्रॉफिट आता है उसमें से शेयरिंग आपको हर महीने मिलती है। जैसे इस महीने 50,000 का प्रॉफिट हुआ है और 2 पार्टनर है तो 25-25 हजार घर लेके जाएंगे। बात समझ में आई। प्रॉफिट पे प्रॉफिट डिपेंड करता है। अरे बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं मार्केट में जिसमें जीरो कैपिटल लगती है। जीरो कैपिटल मतलब बिना पैसे के भी धंधा शुरू कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेस हैं ऐसे मार्केट में, बिना पैसे के एक सिंगल रुपया लगाए आप प्रॉफिट कमाओगे। ऐसे भी बिजनेसेस है मार्केट में। सबसे प्राइम एग्जांपल है रियल एस्टेट। अरे रियल एस्टेट क्या होता है। अब रियल एस्टेट में होता क्या है आपको भी पता है सर। रियल एस्टेट क्या है। रियल एस्टेट में तो ये है ना कि आप अगर रियल एस्टेट ब्रोकर है तो आपको तो पता है ना कि कौन कौन सी लिस्टेड प्रॉपर्टी इस एरिया में, इस एरिया की 15 प्रॉपर्टी मेरे पास है, और 15 प्रॉपर्टी की कोई भी इंक्वायरी आती है तो लोग मेरे को संपर्क करते हैं ताकि मैं डील करवाऊं पार्टीज की। आई हैव सर्टेन क्वालिटी की मैं डील कन्वर्ट कर देता हूं। तो डेफिनेटली बात है सर, उसमें मेरी कैपिटल थोड़ी लगी है। तो सर बात ये होती है प्रॉफिट से आप जो कमा रहे हो प्रॉफिट आप लेके जाओगे, है ना। इफ यू आर मेकिंग सम प्रॉफिट ना तो फिर प्रॉफिट आपको मिलेगा। छठा पॉइंट लिखिए। हम इधर राइट लिख रहे हैं, ठीक है ना, इधर हम अधिकार लिख रहे हैं पूरे। छठा पॉइंट लिखिए सेक्शन 13D। सेक्शन 13D, wherever money is invested, जहां कहीं भी भागीदार द्वारा पूंजी लगाई गई है, wherever money is invested by the partner, then he is entitled for 6% per annum interest. Then he is entitled for 6% per annum interest. 6% per annum interest पूंजी लगाई गई है तो वह 6% प्रतिवर्ष की दर से, तो वह 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पाने का हकदार होगा। ड्यूटी में लिखिए सर, ड्यूटी में आइए
ड्यूटी वाले पोर्शन में आइए 13F। लिखिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टनर, इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टनर, ये भागीदार का कर्तव्य होगा कि, ये भागीदार का कर्तव्य होगा कि इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टनर टू इंडेमनीफाई, टू इंडेमनीफाई द फर्म, टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस caused by, to indemnify the firm for any loss caused by his willful neglect, his willful neglect in the business, in the business, willful neglect in the business। ये भागीदार का कर्तव्य होगा कि वह उस हानि के लिए, वह उस हानि के लिए फर्म की को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा, कि वह उस हानि के लिए फर्म को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा, फर्म को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा जो कि जानबूझकर उसके द्वारा अपेक्षा के कारण हुई हो, जो कि जानबूझकर उसके द्वारा, जो कि जानबूझकर उसके द्वारा अपेक्षा के कारण हुई हो, जो कि जानबूझकर उसके द्वारा अपेक्षा के कारण हुई हो। ठीक है सर। अगर कोई भी अगर आप विलफुल नेग्लेक्ट करते हो बिजनेस के अंदर, आपकी लापरवाही से कोई नुकसान हुआ है फर्म का, तो फिर आप ही पे करोगे। फर्म आपके लिए नहीं, फर्म आपका बोझा नहीं ढोने वाली है। जो पार्टनरशिप फर्म है वो आपका बोझा नहीं ढोगी। आप देखिए, पहली बात तो ये पार्टनरशिप का फंडा, अरे इसमें कुछ भी लिखा हो, मेरे लिए जो रियल टेस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप है ना, वो ये है कि आपने 1 किलो नमक खाया हो साथ में। अब ये चीजें क्या होती है ना सर, मैं आपको जीवन की सीख बता देता हूँ। पार्टनरशिप को तभी करना चाहिए, ऐसा है सर, आप कहीं गए, ठीक है ना सर, आप कहीं कोचिंग की तैयारी करते हो, ठीक है ना सर, आपकी तैयारी अच्छी है, इंटरव्यू में आप एक फ्रेंड से मिली है, आप आरजीएस के इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू के बाद एक दोस्त मिला आपको, आपकी दोस्ती हुई, आप दोनों ही खुदा ना खास्ता अल्टीमेटली दोनों रिजेक्ट हुए इंटरव्यू में, ठीक है ना सर, इंटरव्यू में क्वालिफाइड नहीं हो पाए। अब आप लोगों ने डिसाइड किया कि यार हम दोनों को ज्ञान तो बहुत है, क्यों ना हम लोग की कोचिंग स्टार्ट करते हैं। अब आपको उस आदमी का नेचर नहीं पता, आप सिर्फ रिलाई कर रहे हो उस आदमी के ज्ञान के ऊपर, आप सिर्फ उस आदमी के ज्ञान के ऊपर रिलाई कर रहे हो, आपको उसका व्यवहार नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि उसका कंडक्ट क्या है, उसका आचरण क्या है, आपको ये नहीं पता कि वो लापरवाही नहीं है, आपको ये नहीं पता कि यार रात को 8 बजते ही वो टुन हो जाता है, या 8 बजते ही उसके फिर सारे सेंसेस नहीं रहते, आपको ये नहीं पता कि वो सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, आपको ये नहीं पता कि यार उसका क्या नेचर है, आपको ये नहीं पता कि उसकी स्किल्स क्या है। जब तक आप किसी भी एंटिटी में एंटर नहीं हो सकते, पहली बात तो ये, क्या पता वो घोर लापरवाही इंसान हो लेकिन पढ़ाई को लेकर सीरियस हो। देखिए, पढ़ने में और पढ़ाने में अंतर है, बहुत कोचिंगें खुलती है, बहुत कोचिंगें बंद होती है, मैंने सामने देखा है, सामने कुछ कोचिंगें तो आप सोच लीजिए विद इन ए ईयर, 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है अभिधान लॉ अकेडमी को, 20,000 के लगभग सब्सक्राइबर है यूट्यूब के ऊपर। कभी किसी यूट्यूब वीडियो के अंदर आपने ये नहीं सुना होगा मेरे मुंह से कि आइए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, कभी नहीं बोलता मैं ये बात को। तुमको अच्छा लगता है पढ़ो, नहीं लगता है मत पढ़ो, आउट ऑफ एरोगेंस बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है ना सर। पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा सही पढ़ाऊंगा, गलत नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आप सटीकता से रखिए बात। अभिधान लॉ अकेडमी में एडमिशन बहुत सारे बच्चे लेना चाहते हैं, और वो इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि देखिए लॉ फील्ड में ऐसा है कि ऑलरेडी बच्चा 5 साल का स्ट्रगल करके आता है, 5-6 साल तो उसको लॉ करने में कंप्लीट होने में लग जाते हैं। 5 साल या 6 साल के बाद में स्टूडेंट ये डिसाइड करता है कि यार अब तैयारी करनी चाहिए। आप सोचिए 12वीं करने के बाद में 6-6 7-7 साल तक बच्चा वेट कर रहा है, कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मुझसे 90,000 1 लाख मांगू भाई। पेयर मिनिमम फीस रखी हम लोगों ने, पर फिर भी बच्चे को लगता है कि सर ज्यादा है, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं हो पाएगा। तो वो बात सुन लीजिए सर कि अगर सिस्टमेटिक अप्रोच से और सही तैयारी करोगे, सही कंसेप्ट तैयार करोगे तो एग्जाम निकल पाएगा। आप प्रीलिम्स निकालोगे तो मेंस में अटकोगे, मेंस निकालोगे तो इंटरव्यू में अटकोगे। बात बिल्कुल समझ लीजिए सर, कंसेप्चुअल तैयारी कीजिए, हर चीज को तैयार कीजिए। हर प्रिपरेशन की एक स्टेज होती है, प्रीलिम्स की एक अपनी स्टेज है, मेंस की एक अपनी स्टेज है, इंटरव्यू की एक अपनी स्टेज है। लेकिन आप सिर्फ ये सोचते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन की बात करता हूं मैं, तो मैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं अभिधान लॉ अकेडमी। विश्वास है लोगों का इस नाम के ऊपर, अभिधान लॉ अकेडमी के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, इस नाम के ऊपर यकीन है लोगों को। आप ये यकीन नहीं करेंगे कि जब हम लोग टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बनाते हैं या हम लोग किसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करने का ट्राई करते हैं, तो उसको करने के लिए हमारे पास एग्जीक्यूशन भी होता है। आपको पता है शेड्यूल जो होता है, आज के 20 दिन बाद क्या टेस्ट होने वाला है, उसका शेड्यूल प्रिपेयर है बच्चे के पास। आज किस दिन कौन सा टेस्ट होगा उसको पहले से पता होता है। इतने टेस्ट किसी संस्था में नहीं होते, इतने टेस्ट जितने हम फ्रीक्वेंट कराते हैं। एन नंबर ऑफ पेपर्स कराते हैं सर, ए नंबर ऑफ पेपर्स।
टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि पेपर संभाल के नहीं रखे जाएंगे, पेपर होने के बाद में उस पेपर को तो डिस्ट्रॉय कीजिए या फिर अलग अपना डिपॉजिटर में जमा कीजिए, संभाल के नहीं रखने का है पेपर। प्रॉब्लम क्या होती है सर, हम हर पेपर नया बनाते हैं, हर पेपर फ्रेश बनता है, हर पेपर इनफैक्ट एमसीक्यू हो या नहीं हो। जब बच्चा इस बार 2025 में आरजीएस के प्री के टाइम के टेस्ट सीरीज पे आया था, तो हमने उसको 10 तो, आप यकीन नहीं करेंगे सर, 10 तो आरजीएस के प्री के उसके मॉक दिए हैं उसको, ठीक है ना सर। 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, 2025 में जब स्टूडेंट आया तो 10 तो आरजीएस के प्री मॉक दिए हमने उसको, उसके साथ में हमने 10 आरजीएस के 2024 के पेपर जो थे हमारे पास में, ये भी 10 आरजीएस मॉक पेपर फुल लेंथ, ये भी हमने उसको प्रोवाइड किए, प्लस 30 के प्लस सब्जेक्ट थे, हमने सबके इंडिविजुअल टेस्ट भी दिए। ये तो बात हुई आरजीएस की, मैं बात करता हूं एपीओ की। एपीओ, ठीक है सर, एपीओ की टेस्ट सीरीज वी हैव स्टार्टेड इन जनवरी, ठीक है ना सर, जनवरी में स्टार्ट कर दिया था हमने, और शायद 1 जून को एग्जाम था। आप यकीन नहीं करेंगे, जो 4 महीने में हमने इन 4 मंथ्स वी हैव कंडक्टेड मोर देन 60 प्लस पेपर फॉर मेंस। वो हम लोगों की आदत नहीं है कि देखिए ये आया, ये देखिए ये सवाल पूछ लिया हमारा, ये देखिए वो सवाल आ गया, देखिए जो पढ़ा है वो आया। देखो पहली बात तो ये पेपर बहुत था सिंपल, पेपर बहुत था इजी, इसलिए कभी उसका जिक्र भी नहीं किया हम लोगों ने। क्रेडिट टूटने में अव्वल नहीं है, बच्चा माउथ पब्लिसिटी से संस्था को चला रहा है। अभ्युत्थान लॉ अकेडमी चल रही है अपनी माउथ पब्लिसिटी से, अभ्युत्थान का पूरा परिवार चलता है माउथ पब्लिसिटी से। कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं है, कभी कोई नेगेटिव रिमार्क पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि ईमानदारी से काम किया है सर, ईमानदारी से काम करते रहेंगे। पढ़ाना है अच्छे से पढ़ाएंगे, बच्चे के साथ लग के पढ़ाएंगे। आज संडे चाहते तो मस्त छुट्टी मारते, लेकिन भैया क्लास लेनी है तो मुझे आपसे ज्यादा टेंशन है। चलिए प्लीज आगे आते हैं। 13D तक हो गया था, 13D हो गया था, आगे लिखेंगे प्लीज। सेक्शन 13E, 13E लिखिए। फर्म shall compensate, firm shall compensate, firm shall compensate and indemnify for all the losses, firm shall compensate and indemnify for all the losses, for all the losses which occurred in point number A, which occurred in point number A, for the ordinary conduct of the business, for the ordinary conduct of the business, for the ordinary conduct of the business. Point number B, for doing such act in the emergency, for doing such act in the emergency, for doing such act in the emergency. हिंदी में लिखिए, फर्म संदाय या उपगत दायित्व के बाबत क्षतिपूर्ति करेगी। फर्म संदाय या उपगत दायित्व के बाबत क्षतिपूर्ति करेगी। 13E में लिख रहे हैं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर ए, कारोबार के संचालन से। पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए, पॉइंट नंबर बी लिखिए, आपात में किसी ऐसे कार्य को करने से, जिससे क्षतिकारित हुई हो, ठीक है सर। इधर लिखेंगे अपन सेक्शन 15, धारा 15, सेक्शन 15, द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म shall use exclusively to the firm, the property of firm shall use exclusively to the firm। फर्म की संपत्ति भागीदारों द्वारा
भागीदारों द्वारा अन्यंतः अन्यंतः कारोबार के अन्यंतः कारोबार के प्रयोजनों के लिए उपयोजित की जाएगी। अन्यंतः कारोबार के प्रयोजन के लिए उपयोजित की जाएगी। ठीक है सर, इसी में लिखिए बस। राइट हमने हो गया खत्म। ड्यूटीज में लिख लेते अपन। प्लीज 8वां पॉइंट लिखेंगे। सेक्शन 16A, इसमें लिखिए प्लीज। सेक्शन 16A में लिखेंगे प्लीज। इसमें लिखिए, wherever any partner derived any profit, then he shall return or give account to the firm. जहां कहीं भी किसी भागीदार द्वारा फर्म के नाम से कोई लाभ व्युत्पन्न करता है तो वह लेखा जोखा और संदाय फर्म को करेगा। नेक्स्ट ड्यूटी लिखिए 16B लिखिए। नो पार्टनर शेल डू एनी एक्ट which is competing to the firm। कोई भी भागीदार फर्म के बराबर की ही प्रकृति का कोई कार्य नहीं करेगा। फर्म के बराबर की प्रकृति का कोई कार्य नहीं करेगा। एंड इफ ही डू सो then all profit shall be given to firm। यदि वो ऐसा करता है तो सब लाभों का फर्म को संदाय करेगा। मतलब समझिए सर क्या होता है। सर सपोज कीजिए मैं आज एक बिजनेस कर रहा हूँ और हमारी जो पार्टनरशिप फर्म काम करती है आइसक्रीम बनाने का। सपोज कीजिए पार्टनरशिप फर्म में आइसक्रीम बनाने की एक फर्म डाल रखी है मैंने। मैं सिमिलर टाइप का और काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं मेरी एक छोटी आइसक्रीम की फैक्ट्री मेरे गाँव में भी है, समझ में ही बात। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि सिमिलर काम करूंगा गाँव के अंदर जाके। मैं सिमिलर एंटिटी का काम नहीं कर सकता। ये नो एंटिटी क्लोज होता है पार्टनरशिप का। जब हम लोग पूरा ड्राफ्ट करते हैं, पार्टनरशिप भी एक तरह से पार्टनर जो एंटर होता है। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर एंटर हो रहे हैं, ए, बी और सी। तो सर ये तीनों आपस में एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। उसमें सारी शर्तें लिखी जाती है कि आप सिमिलर नेचर का बिजनेस, उसी समान प्रकृति का कारोबार नहीं करेंगे। ये कर्तव्य है। अगर आप करते हो ना सर, तो ओरिजिनल जो फर्म है, जो मेरी जयपुर में जो फर्म है आइसक्रीम, जो मेरी ओरिजिनल फर्म है जो आइसक्रीम बनाती है जयपुर में, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि किसी भी फर्म के लिए, जैसे मान लीजिए एक फर्म बनाई और मेरी आइसक्रीम बनाता हूँ मैं। सपोज कीजिए मेरी कंपनी का नाम है वाडीलाल, ठीक है ना। अब वाडीलाल में क्या होता है ना सर, एक टीम होती है R&D करने वाली। जैसे पार्टनरशिप फर्म का नाम है वाडीलाल, इसकी एक R&D बनाने की टीम है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करते हैं वाडीलाल के कर्मचारी, ठीक है ना सर। लेकिन मान लीजिए ए आदमी है, उसकी एक अपने गांव में एक और आइसक्रीम फैक्ट्री है, उसका सिमिलर एंटिटी का बिजनेस है। तो कहने का मतलब ये है कि इसने जो R&D करी है, तो फिर कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ रही। ये जो पार्टनर है ये सेम R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो यहाँ पर किया, इसको कहाँ पर इस्तेमाल करेगा, उसकी गांव वाली आइसक्रीम की फर्म में इस्तेमाल करेगा। तो टेक्निकल बात ही समझिए कि प्रॉब्लम क्या होती है। ये क्लोजेस को इसलिए डाला जाता है, इन क्लोजेस को इसलिए एग्रीमेंट में डाला जाता है कि देखिए आप जो भी बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, वो सेम स्ट्रेटेजी के साथ में कोई और एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना कमाए। देखिए हर इंसान को एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए, एवरीवन नीड्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है ना सर। ठीक है सर, एवरीवन नीड्स एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो सर यहां तक हो गया आपके खत्म, इसके नीचे लिखिए सेक्शन 11।
प्लीज सेक्शन 11 लिखेंगे। सेक्शन 11 लिखेंगे। All rights and duties depend on the contract between the parties. All rights and duties depend on the contract between the parties. All rights and duties depend on the contract between the parties. समस्त समस्त अधिकार व कर्तव्य, समस्त अधिकार व कर्तव्य, समस्त अधिकार व कर्तव्य, कर्तव्य का अवधारण, समस्त अधिकार व कर्तव्य का अवधारण, अवधारण संविदा द्वारा किया जा सकेगा, संविदा द्वारा किया जा सकेगा, संविदा द्वारा किया जा सकेगा। स्टार लगा के लिखिए। All the above mentioned right and duties, all the above mentioned right and duties can also be varied by the contract. All the above mentioned right and duties can also be varied by the contract. उपरोक्त दिए गए समस्त अधिकार व कर्तव्य, सब उपरोक्त दिए गए समस्त अधिकार व कर्तव्य में भी संविदा के अनुरूप फेरफार किया जा सकेगा, में भी संविदा के अनुरूप फेरफार किया जा सकेगा, संविदा के अनुरूप फेरफार किया जा सकेगा। अगर पार्टनर्स बोलते हैं कि भाई मेरे देख मेरी ऑपरेशन ऐसे, मान लीजिए अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल में ये जो ए पार्टनर ये बोलता है देख मेरे को आइसक्रीम बनाने की हमारी 100 साल से गांव में दुकान चल रही है आइसक्रीम बनाने की, ठीक है ना। ये जो बड़ी कंपनी हमने खोली ना, इसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस लगाया गाँव वाला, तो मैं गाँव में अपनी आइसक्रीम की फैक्ट्री ऐसे ही चलाऊंगा, आप लोगों को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना सर। तो ये वो जो एग्रीमेंट का जो क्लोज है ना कि और फर्म नहीं कर सकते, तो उसको ये हटा सकता है चाहे तो, क्योंकि ये बोल सकता है ना कि सर वाड़ीलाल की शुरुआत जब करे हमने करी तो उस टाइम मैंने अपनी एक्सपर्टीज यूज करी है, मतलब तुम लोगों को ऐसे बनाना मैंने सिखाया। अब मान लीजिए वाड़ीलाल ज्यादा बड़ी फर्म हो गई तो उसकी जो R&D को तुम कर रहे हो वो उसको मैं अपने लिए फर्म के लिए इस्तेमाल करूंगा। क्या पता वो स्टार्टिंग में बोल दे कि शुरुआत में देखो जो भी R&D होगी उसको मैं अपने फर्म के लिए इस्तेमाल करूंगा इन फ्यूचर, तो वो चाहे तो इस क्लोज को डला सकता है। अगर उसने लगाया तो फिर आप बाकी जो ऊपर हमने जितने भी राइट एंड ड्यूटीज को डिस्कस किया है, क्या पता पार्टनर बोल दे कि भाई मैं सैलरी लूंगा, पार्टनर बोल दे कि भाई तो रेम्यूनरेशन लूंगा, पार्टनर बोल सकता है ना सर कि मेरे को तो भाई खर्चा पानी चाहिए अपना जीवन यापन करने के लिए, ठीक है सर, ठीक है। आगे लिखिए, पैराग्राफ निकल लिखिए। आगे लिखिए। There can be restraint of trade also. There can be restraint of trade also. There can be restraint of trade also from the other partner. There can be restraint of trade also from other partner. किसी अन्य भागीदार से कारोबार को निषिद्ध भी करवाया जा सकता है, किसी अन्य भागीदार से कारोबार को निषिद्ध भी करवाया जा सकता है, निषिद्ध भी करवाया जा सकता है। जैसे सेक्शन 27 देखा है आप लोगों ने, सेक्शन 27 देखा है आप लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो उस टाइम मैं आपसे पूछूंगा कि सेक्शन 27 के एक्सेप्शन क्या है, ठीक है ना। मैं 27 से पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसके एक्सेप्शंस पूछूंगा, और वहां पर आता है सेक्शन 11, वहां पर आता है सेक्शन 11 पार्टनरशिप एक्ट। जब मैं आपको 27 पढ़ाऊंगा भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसके एक्सेप्शन में सेक्शन 11 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का आता है। वो इसलिए आता है सर, सेक्शन 27 ये कहता है कि आप रिस्ट्रेन कर सकते हो ट्रेड को, मतलब मैं कारोबार करने से पक्षकार को निश्चित कर सकता हूं, प्रतिबंधित कर सकता हूं। प्रॉब्लम कहां आती है सर, ये समझिएगा कि अगर पार्टनरशिप में एग्रीमेंट डाल दिया आपने तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सेक्शन 27 का एक्सेप्शन है सेक्शन 11, ठीक है। सेक्शन 27 पढ़ेंगे हम लोग तो इसका एक्सेप्शन बनता है सेक्शन 11, ठीक है सर। नेक्स्ट सेक्शन लिखिए सेक्शन 14, नेक्स्ट सेक्शन लिखिए सेक्शन 14, सेक्शन 14, सेक्शन 14 लिखिए, सेक्शन 14 लिखिए। All property shall be the property of firm. All property shall be property of firm. समस्त संपत्ति फर्म की संपत्ति मानी जाएगी, समस्त संपत्ति फर्म की संपत्ति मानी जाएगी। Which is necessary for the conduct of business, which is necessary for the conduct of business, which is necessary for the conduct of business. It includes goodwill also. It includes goodwill also. It includes goodwill also. इस संपत्ति में इस संपत्ति में इस संपत्ति में इस संपत्ति में कारोबार के इस संपत्ति में कारोबार के प्रयोजनार्थ प्रयोजनार्थ संपत्ति सम्मिलित होगी। इस संपत्ति में कारोबार के प्रयोजनार्थ संपत्ति सम्मिलित होगी।
एंड इट इंक्लूड्स गुडविल ऑल्सो, तथा इसमें गुडविल भी सम्मिलित होगी, तथा इसमें गुडविल भी सम्मिलित होगी, तथा इसमें गुडविल भी सम्मिलित होगी। गुडविल का मतलब क्या होता है ये समझिए, जब मैं आपको कॉन्टेक्ट पढ़ाऊंगा तो उस टाइम बताऊंगा गुडविल मतलब क्या होता है। सर ऐसा है जैसे आज एप्पल है, एप्पल की एक सर्टेन गुडविल है कि देखो एप्पल है, मजबूत फोन होता है, कॉलिंग कर लो अच्छा होगा, बेसिक काम जो है इससे बेस्ट कोई फंक्शन फोन नहीं डिपेंड करता। मेरे पास पहले एंड्रॉइड था, अब मैं आपको अगर मैं गुडविल की बात करूं तो मैं तो भैया एप्पल को प्रमोट करता हूं। क्यों? क्योंकि सर देखो, जब आप बहुत लाइफ में बिजी होते हो तो आपको सिर्फ 2-3 चीजें चाहिए होती है। गेम नहीं खेलना आपको, या नॉट, फिर भी गेम खेलो तो खेल सकते हो, फिर भी आपको गेम नहीं खेलना, आपको चाहिए कॉलिंग, आपको चाहिए इंटरनेट सही चलना चाहिए, आपको चाहिए नेटवर्क सही से आने चाहिए, आपको चाहिए आवाज बात सही से हो, बेसिक फीचर जो है, और दिन भर बैटरी चलनी चाहिए, बस कुछ बेसिक फीचर्स आपको फोन के अंदर चाहिए, और ये काम एप्पल करता है। तो जैसे हर एक कंपनी का एक गुडविल है, जैसे स्पीकर चाहिए आपको, स्पीकर्स चाहिए आपको, तो अब मार्शल से बेस्ट कुछ नहीं आता। अगर आपको घड़ी चाहिए, बजट वॉच चाहिए, तो केशियो एक अच्छा ब्रांड है। वैसे सर हर आदमी की एक गुडविल है। मिठाई चाहिए, जोधपुर वाला अच्छा है, बीकानेर अच्छा है ना, बीकानेर वाला अच्छा है, बीकानेर वाला भी 2 हैं, अरे बीकानेर वाला भी 2 हैं, इसका भी केस है। मैं देखो आईपीआर का स्टूडेंट रहा हूँ, एक है बीकानेर वाला और एक है बीकानेर वाला, एक BALA है, एक WALA है। इसका भी केस रहा है कि कौन सा ओरिजिनल है, बीकानेर वाला ओरिजिनल है या बीकानेर वाला ओरिजिनल है। ठीक है सर, तो ये सब गुडविल होती है। फर्म काम करके गुडविल कमाती है। अभिथान लो एकेडमी की गुडविल ये है कि जो प्रोमिसेस करते हैं, वी मस्ट फुलफिल अवर प्रोमिसेस। ठीक है सर, 100 में से 95% प्रोमिसेस फुलफिल है, 2-5% ऊपर नीचे हो जाता है यार, परफेक्शन तो किसी में भी नहीं होता, लेकिन 95% है कि हाँ भाई इतना बोला है तो मिलेगा, इतना काम करने को कहा है तो होगा, इतना कवर करने को बोला है तो होगा। दैट इज द गुडविल दैट दिस इंस्टीट्यूट हैज अर्न्ड। सबके साथ एक गुडविल है, सबके साथ एक गुडविल है। वो गुडविल अटैच जो होता है वो होता है कंसिस्टेंट हार्डवर्क से, रिजल्ट से। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो वो जो गुडविल है, तो ये कह रहा है कि संपत्ति जो फर्म की जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए एक फर्म है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो है ही, उसके साथ में कुछ चीजें ऐसी जो कि इनकॉर्पोरियल नेचर में। इनकॉर्पोरियल मतलब होता है अमूर्त, इनकॉर्पोरियल, अमूर्त, इनकॉर्पोरियल मतलब होता है कि वो चीज जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, मतलब जिसको आप महसूस कर सकते हो। जैसे आईपीआर के राइट्स हो गए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के राइट हो गए, बौद्धिक संपदा अधिकार के जो राइट हो गए, उनको आप क्या कर सकते हो, उनको आप फील कर सकते हो, हाँ देयर इज सर्टेन एंटिटी टू इट। तो गुडविल स्टेब्लिश की जाती है मार्केट के अंदर। जैसे अभी एयर इंडिया के जब से क्रैश हुआ है तो एयर इंडिया की गुडविल खराब हो गई, और गुडविल खराब भी होती है विद द टाइम, और आप उसको बनाते भी हो, यू मेक द गुडविल ऑल्सो। तो इट डिपेंड्स ऑन द फर्म टू फर्म कि आप कैसे गुडविल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन द फर्म टू फर्म कि हाउ यू आर कैरी फॉरवर्डिंग द गुडविल को कैरी फॉरवर्ड कैसे कर रहे हो। इट डिपेंड्स ऑन द कंसिस्टेंट जो कंपनी की पॉलिसीज होती हैं। जैसे रतन टाटा जी जब थे तो उन्होंने बोला था कि वो ऐसी चीज करेंगे, उससे गुडविल स्टेब्लिश हुई। लेकिन अब गुडविल तो सर विद द टाइम खराब भी होती है, ऐसी बात नहीं। जरूरी है कि आपके शहर में कोई बढ़िया फेमस खाने पीने की दुकान हो, जरूरी है कि वो आज भी वही सेम टेस्ट क्वालिटी को मेंटेन कर पाए हो। अब गुडविल खराब भी तो होती है। ठीक है सर, सेक्शन 17 लिखेंगे। सेक्शन 17 लिखेंगे। राइट्स एंड ड्यूटी लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। अभी राइट्स एंड ड्यूटीज इस राइट एंड ड्यूटीज से अलग कैसे है ये समझिएगा। ठीक है ना सर, हमने जो ये पढ़ा ये है असली, अगर सवाल आता है एग्जाम के अंदर तो ये है असली राइट एंड ड्यूटीज जो हमने पूरा लिखा। ठीक है सर, अब यहाँ पे जो राइट्स एंड ड्यूटीज जो पार्टनरशिप फर्म दी हुई है, इसमें तो ऐसा है कि भाई अगर देखे, इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे आप, क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूँ। पहला अंतर है आफ्टर ए चेंज इन द फर्म के तब्दीली होने के पश्चात क्या राइट है उनका। ठीक है सर, सपोज कीजिए आज 3 पार्टनर है, वो बिजनेस करते थे आइसक्रीम का, ठीक है, लेकिन आइसक्रीम का धंधा उनका चला नहीं, तो नाउ दे हैव डिसाइडेड टू एंटर इनटू रियल एस्टेट। अब वो सोचते हैं कि हम बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करेंगे, अब हम रियल एस्टेट में एंटर करेंगे। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज का फर्म कर देंगे तो फिर क्या उनकी राइट एंड ड्यूटी रहेगी, तो उसमें लिखा हुआ है, आप अंडरलाइन
कर सकते हैं। पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य वैसे ही बने रहते हैं, समझ अंडरलाइन कीजिए। द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म रिमेन द सेम, रिमेन द सेम, जैसे पहले थे वैसे अभी बने रहेंगे। तो इसमें ये राइट एंड ड्यूटीज नहीं है, असली राइट एंड ड्यूटीज ये हैं जो हमने यार लिखी है। सेकंड पॉइंट देखिए, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ फर्म, अगर फर्म का टर्म खत्म हो जाता है, अगर फर्म का टर्म खत्म हो जाता है, फर्म का टर्म खत्म हो गया तो उनके क्या राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगे, तो भाई उनकी राइट एंड ड्यूटीज भी सेम रहेंगे, जैसे खत्म होने के बाद भी क्या रहेंगे, उनके वही अधिकार बने रहेंगे। देखिए आप लिखा हुआ है ना सर, देखिए वहां भागीदारी पारस्परिक अधिकार कर्तव्य जहां तक इच्छाधीन प्रसंगति के संगत है वैसे ही बने रहते हैं जैसे अवसान के पूर्व थे। जैसे खत्म हुई पार्टनरशिप, जैसे पहले थे वैसे ही अब आज फर्म खत्म हो चुकी है, आज फर्म खत्म हो चुकी है, तो फर्म खत्म हो गई तो उसका मतलब क्या है कि आज भी हम लोग वैसे ही मानते हैं कि हम लोग अभी फर्म में थे और हम लोग उन चीजों को डिस्क्लोज नहीं करते, हम लोग उन चीजों के बारे में बात नहीं करते। थर्ड पॉइंट देखिए, वेल एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट, मतलब आज सपोज कीजिए मैं आज आइसक्रीम बना रहे हैं और कल को मैंने डिसाइड किया कि एक बर्फ की फैक्ट्री भी हम ही डालते हैं ताकि आइसक्रीम बनाने में हेल्प करे। अगर मैं एडिशनल अंडरटेकिंग को कैरिड आउट करता हूं, अगर मैं एडिशनल कोई चीज को अंडरटेक करता हूं अपने पास, अगर मैं अतिरिक्त उपक्रम करता हूं तो उनके राइट्स कैसे रहेंगे सर, सेम रहेंगे, सेम रहेंगे। क्या रहेंगे सर, सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसमें एक लाइन में लिखूंगा, एक लाइन में लिखवाऊंगा, ठीक है ना सर। wherever there is following changes in the partnership, wherever there is following changes in the partnership, जहां कहीं जहां कहीं जहां कहीं जहां कहीं भागीदारों में या ऐसे लिखिए जहां कहीं भागीदार में, इस लिखिए जहां कहीं, इस लिखिए यार इसका लाइन बैठ नहीं रही, जहां कहीं भागीदारी में निम्नलिखित बदलाव होते हैं, जहां कहीं भागीदारी में निम्नलिखित बदलाव होते हैं, wherever there is following changes in the partnership, then the relation between the partner remains same, the relation between partners remains same, the relation between partners remains same। तो उनके मध्य पारस्परिक संबंध, तो उनके मध्य पारस्परिक संबंध वैसे ही बने रहते हैं, रिमेन सेम। as they immediately before or in the original, as they immediately before or in the original, जैसे कि पूर्व में थे या मूल प्रोद्यम में थे, फुल स्टॉप। आगे एक और लाइन लिख दीजिए, एक और लाइन लिख दीजिए, बट इट इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, परंतु ये संविदा के अध्ययधीन होंगे। अगर पार्टनर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लें अलग से, देखिए ऐसी बात है कि हर एक राइट को, आप हर एक अधिकार को या हर एक कर्तव्य को आप बदल सकते हैं बाय द डूइंग ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, हिंदी में लिखिए, परंतु ये संविदा के अध्ययधीन होंगे। पॉइंट नंबर वन, wherever there is a change in the firm with respect to constitution of firm, जहां कहीं भी फर्म के गठन में कोई तब्दीली घटित होती है, पॉइंट नंबर सेकंड, wherever there is expiry of term of firm, जहां कहीं भी फर्म की अवधि का अवसान हो जाता है, सपोज कीजिए पार्टनरशिप फर्म खत्म हो चुकी है, अब मान लीजिए कोई प्रॉफिट आया है फर्म के नाम पर या कोई लॉस आया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि जो आदमी मैनेज कर रहा था वो अपना खा के बैठेगा। आज पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई तो अब कोई लॉस अकर हुआ है या फिर कोई प्रॉफिट आया है तो उसको भी वैसे ही शेयर करेंगे सर, ठीक है ना सर। थर्ड पॉइंट लिखिए,
wherever there is additional undertaking are carried out, wherever there is additional undertaking are carried out, जहाँ कहीं भी अतिरिक्त उपक्रम किए गए हों, जहाँ कहीं भी अतिरिक्त उपक्रम किए गए हों, जहाँ कहीं भी अतिरिक्त उपक्रम किए गए हों। ठीक है सर? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।